अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। विफाकी काबीना में शामिल 12 नए वज़रा और 2 वज़राए ममलिकत मशीरान और मुआवनीन, ये जो वज़राए ममलिकत मशीरान और मुआवनीन हैं इनको खुसूसी माफ कीजिएगा, इनको कलमदान सौंप दिए गए हैं। 2 वज़रा की वजारतें तब्दील की गई हैं जबकि 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए गए हैं। काबीना डिवीजन ने वज़रा और वज़राए ममलिकत के कलमदानों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक फजल चौधरी को वजीर पार्लिमानी अमूर, अली परवेज मलिक को वजीर पेट्रोलियम, औरंगजेब खान खिच्ची को वजीर कौमी विरसा और सकाफत, खालिद मक्सी को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया है। इसी तरह हनीफ अब्बासी को वजीर रेलवे और मोइन भट्टू को वजीर आबी वसाइल का कलमदान दिया गया है। मोहम्मद रजा हयात हराज को वजीर दिफाई पैदावार, सरदार यूसुफ को वजीर मजहबी अमूर, शिजा फातमा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राना मुबशर इकबाल को पब्लिक अफेयर यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन का कलमदान दिया गया है। मलिक रशीद अहमद वजीर ममलिकत बराए फूड सिक्योरिटी बन गए हैं और अब्दुर्रहमान कांजू को वजीर ममलिकत बराए तवानाई का चार्ज मिल गया है। बैरिस्टर अकील मलिक वजीर ममलिकत कानून और इंसाफ, बिलाल अजहर कैनी जो है वजीर ममलिकत रेलवे होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को मौसमियाती तब्दीली का जो वजीर है वो बनाया गया है। अलीम खान से निजकारी की वजारत वापस ली गई है, वो सिर्फ मवासलात के वजीर होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत वापस हो गई है, अब वो सिर्फ वजीर तालीम होंगे। कैसर शेख से मैरीटाइम अफेयर्स की वजारत वापस ले ली गई है और अब वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वजीर होंगे। चौधरी सालिक हुसैन से वजारत मजहबी अमूर वापस ले ली गई है और सालिक हुसैन के पास अब ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी तरक्की का कलमदान होगा। राना तनवीर जो है उनको वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान दिया गया है। खेलदास कोस्तानी को वजारत मजहबी अमूर और हम आहंगी का वजीर ममलिकत मुकर्रर किया गया है, जबकि ओन चौधरी को सरपार पाकिस्तानियों और इंसानी तरक्की का वजीर ममलिकत बनाया गया है। तलाल चौधरी को वजीर ममलिकत बराए दाखिला एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का चार्ज दिया गया है, जबकि वजीहा कमर वजीर ममलिकत बराए तालीम व तरबियत होंगी। आजम नजीर ताड़ के पास कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हकूक की इजाफी वजारत होगी, उनसे पार्लिमानी अमूर की वजारत वापस ली गई है। इसी तरह अताउल्लाह तारड़ अब सिर्फ वजीर इत्तलात व नशरियात होंगे, उनके पास कौमी विरसे और सकाफत का भी चार्ज था जो अब नहीं रहा। वजीर आजम ने मुशीर और मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर किए हैं। सैयद तौकीर शाह वजीर आजम ऑफिस के तमाम अमूर के मुशीर होंगे, जबकि मोहम्मद अली को निजकारी का मुशीर मुकर्रर किया गया है। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक दाखिला अमूर के मुशीर होंगे, लेकिन जराए का कहना है कि विफाकी वजीर और वजीर ममलिकत की मौजूदगी में उनके पास जो इख्तियार है वो देखना होगा कि कितना होता है। हारून अख्तर सनद व पैदावार के मुआवन खुसूसी मुकर्रर हुए हैं, जबकि हुज़ैफा रहमान को कौमी सकाफती विरसा का मुआवन खुसूसी बनाया गया है। मुबारक ज़ेब कबायली अमूर पर, जबकि तलहा बरकी सियासी अमूर पर वजीर आजम की मुआवनत करेंगे। अब ये नए वज़रा क्यों आए हैं, वजारतें क्यों तब्दील की गई हैं और क्या इनकी वजह कारकर्दगी थी, इतनी बड़ी काबीना बना दी गई है, क्या इससे जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? बहरहाल ये वो सवालात है जिनको देखना होगा, जिन पर प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात अभी भी नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इमरान खान से मुलाकातें ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई रहनुमाओं की रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक वो इमरान खान से बात करेंगे। हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमाओं को तलब भी किया गया था, जिसके लिए जीआईटी कायम की गई थी। इन 25 पीटीआई रहनुमाओं में से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान जीआईटी के सामने पेश हुए। आलिया हमजा और कमल शौजब की जानिब से वकला पेश हुए। अब ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि एक तरफ से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, दूसरी तरफ आज जो उनकी पेशी हुई है जीआईटी के सामने, इस पर बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आपकी मुलाकातों का मामला है, ऐसा लग रहा है कि बावजूद कोशिश के पार्टी मुलाकात नहीं कर पा रही इमरान खान से, तो आपके ख्याल में क्या समझ आता है, ये मुलाकातें क्यों मुमकिन नहीं हो रही? सर, ये बेसिकली बेहयाई और बेशर्मी है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है
अदलिया का, अदालती निजाम का, अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत के हुक्म के तहत 2 दिन की मुलाकातें तय हुई थी, ट्यूसडे की, थर्सडे की। 6 आदमी जो है, एक दिन फैमिली, वकला, और एक दिन जो है वो सिर्फ रुफका, दोस्त उनके, पार्टी के उहदेदार, मतलब वो सारे लोग जो है उनमें से मिल सकते थे। मगर हमारी जो मुलाकातें हैं, जो रुफका है, जो दोस्त हैं, जो पार्टी के लोग हैं, पिछले 6 महीने से नहीं हो रही है। इस दौरान सिर्फ एक दफा मुलाकातें हो सकी जब वो नेगोशिएशन वाले ड्रामे के अंदर जो है वो हमारी कमेटी को ये कंट्रोल से माहौल में कुछ ले गए। अदर देन दैट कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई एक्सेस नहीं दे रहे, बिल्कुल बेहयाई कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी इन्वोक हो रही हैं। आप ये देखें कि वकालतनामे साइन कराने के लिए जो है वो अदालत में जाना पड़ा हमारे एक मेंबर को, और आज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये फौरी वकालतनामे साइन करके वापस दे। यानी कि खान साहब की पिटीशंस, खान साहब के वकालतनामे साइन हो जाते हैं, वापस नहीं देते हैं ये लोग। मेजर अहम केसों के हवाले से अपीलें हैं, उनको डिले करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई खान को मिले ना, समझ नहीं, पता नहीं ऐसी मिलते आते कोई सियासी गुफ्तगू होती है तो फिर को मोबिलाइजेशन हो जाती है। वो भाई मोबिलाइजेशन से फिर मतलब है कि अगर वो मैसेज आना है तो किसी वकील के थ्रू भी आ सकता है। वो ऐसी कौन सी बात है? तो ये स्टूपिडिटी है, बच्चों वाली बात है ये। और ये अदालतों को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अदालतों का तो मजाक तमाशा बढ़ा दिया उन्होंने। चलो ठीक है, 26वीं तरमीम के तहत जो है वो जज भी लग गए, अपनी अपनी मर्जी ने सारा कुछ हो गया, चलो ठीक है। वो तहसील चैलेंज की थी हुई है ना, वो तो हम देखेंगे अदालत के अंदर, उस पर केस फाइट करेंगे। मगर जज चाहे कोई 26वीं तरमीम के तहत आए या कुछ भी आए, जज तो जज है। अदालत के डेकोरम का और अदालत की ताकत का मजाक तो ना उड़वाए। कोई मतलब है, सुस्त रवैया जा रही है ना चीजें। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें शेख साहब बहुत सारे मामलात हैं जिन पर पार्टी रहनुमाई लेना चाहती है इमरान खान से। पार्टी को कोई फर्क पड़ा है इन मुलाकातों के ना होने से? सर अंदरूनी मामलात तो एज यूजुअली है। हर बड़ी पार्टी जो इतने टर्मोइल में से गुजर रही हो कि उसका कायद जो है वो अंदर हो, मेन लीडरशिप, सीनियर लोग लाहौर कोट लखपत में वो है, वहां पे शाह महमूद से लेके डॉक्टर यास्मीन राशिद तक। तो फिर इस किस्म की सूरत हाल में छोटी मोटी फुलझड़ियों को मीडिया हवा दे देता है कि को पता नहीं कोई बड़ा खुशी है, मगर हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल खान साहब से जब मुलाकातें जो है वो महदूद की जाती है तो फिर बहुत से अफेयर्स के ऊपर असर पड़ता है किसी हद तक। वो एक मैकेनिज्म डेवलप है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को। मगर बहरहाल कायद की इनपुट वो इनपुट है। अब ये देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो असद कैसर साहब को जो चीजें बताई गई हैं वो खान साहब से मिलेंगे, उस पर रोशनी आएगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। अब ये चाहते हैं कि वो ना हो सके, वो इत्तेहाद ना बन सके, ये फस्ताई हुकूमत नहीं चाहती है, तो अब वो उन लोगों को कंसर्न तो मिलने ही नहीं देते। ठीक है, लेकिन आपने अभी मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया, उनकी पार्टी का, तो जेयूआई के साथ जो मामलात हैं एक प्लेटफॉर्म पर तो इकट्ठा आपकी कोशिश है कि हों सारी जमातें बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बैक एंड फोर्थ बड़े बयानात देखे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है जबकि एक तरफ कोशिश है कि इकट्ठा हुआ जाए, लेकिन मामलात ऐसा लगता है कि सुलझने की बजाय उलझते चले जा रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं समझता। हालात हमारे लिए तो पहले दिन से खराब है, पहले दिन से टाइट है। जिन चैलेंजेस का हमें हैसियत पार्टी सामना है उनका शायद शाह खाकान अब्बासी या फजलुर रहमान साहब को जमात इस्लामी को नहीं है। तो उस हवाले से हमारे गोल्स चैलेंजेस जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। मगर एट द एंड ऑफ द डे हमने खान साहब के हुक्म पे हर उस पार्टी को आवाज दी है जो इस फस्ताई निजाम के खिलाफ खड़ा होना चाहती है, लड़ना चाहती है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हम शेप अप करना चाहते हैं। उसमें हम अपने कॉमन ग्राउंड तलाश कर चुके हैं। अगर किसी की कंसर्न्स हैं तो वो हम दूर करेंगे। हमें सिर्फ खान साहब की गाइडेंस उसमें चाहिए, वरना वो सारे जो ने एड्रेसेबल हैं, एड्रेस हो जाएंगे। वो कंसर्न्स कोई एडी बढ़िया चीजा नहीं है, कोई लोकल चीजा नहीं, कोई फ्यूचर के मामलात नहीं, तो कोई एडी गल कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें शेख साहब बुनियादी मामला तो 26वीं आईनी तरमीम का है। जो उनकी पोजीशन और आपकी पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो फर्क है। तो आपको लगता है वो मामला, दोनों जो मौकफ है वहां पर कहीं ना कहीं पर जो है ये मामला हल हो जाएगा? जी मैं समझता हूं हो जाएंगे। मैं समझता हूं हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें असद कैसर साहब के थ्रू आई हैं वो हल हो सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है। उनमें भी जो लोकल एलिमेंट्स वो समझते हैं, बिल्कुल वो भी न्यूट्रलाइज्ड है। वो लोकल एलिमेंट्स भी खान साहब के हुक्म से बड़ा कोई किसी पाकिस्तानी तरीके इंसाफ के आदमी के लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है। वो एड्रेसेबल है।
पर सिर्फ खान साहब की थोड़ी जी इनपुट लेनी जरूरी है, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन अलायंस, और उसमें जो गिव एंड टेक है उस हवाले से कायद की बात जरूरी है। मगर हमने जो बाहर बैठ के एनालिसिस किया है, बिल्कुल इसमें कोई इश्यूज नहीं है, कोई बढ़िया गला नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो गैप है ये ब्रिजेबल है दोनों पोजीशंस के दरमियान? उस जब अल्लाह ने तरफों चीजा ठीक होनी इकट्ठिया होनी तो जो गैप होते हैं वो ब्रिज हो जाते हैं, और वो है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उस वक्त भी कुछ ऐसी मतलब मेजॉरिटी जो मोस्ट ऑफ एजेंडा पे हमारा कंसेंसस हो गया था, आपने देखा इस हवाले से कि वो टोन डाउन करना है उसको, किस हवाले से, किसी और हवाले से नहीं, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बताऊं। अच्छा, तो टोन डाउन तो हुआ, बट हमारी जो एग्जैक्ट चीज थी जजेस के हवाले से, बेंचेस के हवाले से, वो एड्रेस ना हो सकी, दैट्स व्हाई वी डिडंट वोट फॉर इट। और उनकी शायद तो मजबूरी होगी मौलाना साहब की, वो जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अब जो है फ्रेश इलेक्शन इज अ कॉमन ग्राउंड, वी आर आस्किंग फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, एज इमरान खान साहब हैज आस्क्ड ट्वाइस इन लास्ट 1 year, और उस हवाले से फिर शबीश तरमीम भी है, हमने वो चैलेंज भी की हुई है। तो बट कॉमन ग्राउंड से बढ़ गए रिजल्ट, तो और कोई चीजें शेप अप करने वास्ते वो जो थोड़ा सा हमें चाहिए खान की तरफ से वो हो जाएगा, तो चीजें हमने बाहर बैठ के हल कर लेनी है, कोई ऐसा मसला नहीं। खान का हुक्म है, इंशाल्लाह हर कुर्बानी देगा जो खान के हुक्म को बजा लाने के लिए होगी। ठीक, राइट। और दूसरा, शेख साहब, FIA ने आपको नोटिस दिया हुआ है, वो आज आपका इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। ये जो GIT और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का जो इल्जाम है, तो क्यों नहीं आज आप इसमें से शामिल हुए? पहली बात तो ये है सर कि मुझे तो FIA का नोटिस मिला नहीं। आपको पता है मैं तो ऑलरेडी इनके झूठे और फैब्रिकेटेड केसेस है उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर हूं, और मुझे तो कोई नोटिस वसूल हुआ नहीं है। तो जब मुझे नोटिस वसूल हो गया तो फिर असीब रहता, जवाब भी दे छड़ांगे, इट विल जस्ट बी अनदर झूठा केस। हाँ, जो जैसे बाकी केसेस हैं, ये आज मैंने मीडिया में देखा कि, और मेरी चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद वो भी गए हैं और बाकी रऊफ साहब भी गए हैं और कुछ लोग गए हैं, तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर देगा कि अब हमें को नोटिस मिलेगा तो असी भी कर देंगे, ससी को कानून तो वो तो नहीं कर रहे सर। मगर ये जो अचानक इनको पुरानी GIT में नए लोगों को नोटिस देने का ख्याल आया है, ये उबाल जो है ये अचानक आने का भी कोई मकसद होगा। बेमकसद तो बेचारे सरकारी मुलाजिम में ये कुछ नहीं करते, तो मैं ये समझता हूं कि जो उससे ये फायदा उठाना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। लोगों की जबानें नहीं बंद की जा सकती, अच्छा, और लोगों के लब नहीं छिए जा सकते हैं। तो अब वो ये चाहे कि अब ये कौम जो है गूंगी हो जाए, ये कौम बहरी हो जाए, ये कौम अंधी हो जाए, अच्छा, ये तो फिर देन यू ओनली विश ना, ऐसे मुमकिन तो नहीं है ना सर। ठीक है। और शेख साहब, लेकिन आपके जो कॉलीग्स पेश हुए हैं, रऊफ हसन साहब गए हैं, बैरिस्टर गौहर गए हैं, शाह फरमान गए हैं, तो क्या उनसे पूछा क्या है, उन्होंने क्या बताया है? मैंने जरा तफसील तो नहीं ली, मगर ये है कि उनसे पूछते रहे जी वो ट्विटर कौन चला रहा है खान साहब का, वो PTI ऑफिशियल कौन चला रहा है, तो वो ये सवाल कि 10,000 दफा इनसे पहले पूछ चुके हैं। सारी दुनिया को पता है कि भाई कोई आदमी नहीं पाकिस्तान में बैठा ही ट्विटर हैंडल चला रहा है, तो वो उन लोगों ने यही कहा होगा, उन्होंने और क्या कहना है। सेकेंडली जी वो फंडिंग कितों आ रही है तो कितों नहीं आ रही है, भाई जी हर शायद थोड़े कूल है, पार्टी के सारा रिकॉर्ड आपके पास है। जो है वो क्या इनवॉइसेस खाली बुक्स तक आप ले गए हैं, एक मॉनिटर तक आप उठा के ले गए हैं। व्हाई यू आस्किंग अस मैन, आई मीन यू हैव टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, अब आप हमसे क्या पूछते हैं, कुछ है कुछ सब काट ले सानू भी खा छोड़ो। ठीक है। और लास्टली शेख साहब, ये सेनेट के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, इनका मामला बना हुआ है, आज भी आपने देखा होगा वो यूसुफ रजा गिलानी ने तो अपनी एक पोजीशन जो है वो इस पर ले ली है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो चेयरमैन सेनेट की पोजीशन है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के इशू के ऊपर? सर अब ये देखो मेरी गल सुनो, एक तो जेस्चर एज अ जेस्चर का विख्याल है, तो अच्छी गल है जी कि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर पहले भी दिए थे चौधरी साहब की और उन पे अमल नहीं हुआ, तो ही प्रोटेस्टेड एंड ही सेड के जब तक आएंगे नहीं तो मैं हाउस को चेयर नहीं करूंगा। बट सर एक गल तो कोई ना हुई ना, चलो जेस्चर दसने वास्ते पूछने वास्ते ठीक है, गल तो कोई ना हुई। चेयरमैन सेनेट के पास बड़ी ताकत है, अपनी ताकत इस्तेमाल करे, बुलाए उसको,
उस आईजी को, प्रिजन वाले को, और यहाँ अपने जो है उसमें प्रिविलेजेस में बुलाए, उसको बुलाएं, उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, उसके अरेस्ट ऑर्डर निकालें कि तुम कौन होते हो जो सेनेट की उसको रोकने वाले। मतलब है कि हुकूमत में जो आदमी जिम्मेदार है, बुलाएं उस वजीर को, पुठा कराने थे। ये तो बड़ा आसान काम है, अपनी ताकत इस्तेमाल करने की बजाय। बच्चे तो रोज के बैठ जाना भी ना हो, तो मैंने कहा मुनासिब ठीक है, एज अ जस्टिस पढ़े लिखी बात है जी, आप बड़ा अच्छा किया जी उन्होंने, तो ठीक है असली भी कह देने हैं, बट हासिल वसूल किए कुछ भी नहीं। सो यू हैव टू बेसिकली ठीक एक्ट राइट और अपनी ताकत इस्तेमाल करें, अपने आप को असर्ट करें। आप मेजर पार्टनर हैं इस हुकूमत के, आप उन्हें कहें कि भाई ये कैसे आपकी बात नहीं मानते। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है अब हम तरीके से तो प्रोटेस्ट कर ही कर रहे थे, और चेयरमैन सेनेट भी साढ़े हल्के प्रोटेस्ट कर रहे थे। गल हर से प्रोटेस्ट वाले पासे चली गई, साढ़े बंदे दंद आएगा नहीं, फिर आएगा तो कोई नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। ठीक 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 है, राइट। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह मेरे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने के मामले पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत से नाराजगी बरकरार है। आज उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत गिरफ्तार सेनेटर्स को पेश करे, वरना कल एहतजाजन इजलास की सदारत नहीं करूंगा। पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास को गैर कानूनी शिकार के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। चेयरमैन सेनेट की जानिब से गुज़िश्ता रोज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने उन्हें सेनेट इजलास में पेश नहीं किया, जबकि चेयरमैन सेनेट ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर रखे। ताहम पंजाब हुकूमत अभी तक उन्हें सेनेट इजलास में पेश करने से इनकारी है। गुज़िश्ता रोज भी सेनेट इजलास में सेनेटर मंजूर काकड़ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। ये जो सेनेट की सूरत हाल है और फिर हुकूमत की तरजीहात इस ऐवान के हवाले से कैसे है, और इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब आपके वक्त का। अफनान साहब, ये सेनेट के में क्या चल रहा है? क्या प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला वाकई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मामला ये है कि चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब ने जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था एजाज चौधरी साहब का, मगर वो प्रोड्यूस हुए नहीं है अभी तक। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है चेयरमैन सेनेट जो है वो काफ़ी नाराज़ है, और उसको जो है वो कल जो है वो ओन अब्बास साहब को भी जो उठा लिया, तो उसके ऊपर भी फिर, क्योंकि रूल्स जो है वो यही कहते हैं कि पहले आपने परमिशन चेयरमैन से लेनी है इस तरह को काम करने से पहले। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है कल, तो उससे तो मुझे यही लग रहा था कि जैसे उनसे पूछा नहीं गया। अच्छा, लेकिन चेयरमैन सेनेट के पास तो बड़ी अथॉरिटी होती है, सेनेट खुद एक बड़ा तगड़ा ऐवान है जी। तो क्या चेयरमैन सेनेट पेश अपने प्रोडक्शन ऑर्डर पर वो अमल दरामद नहीं करा सकते? नहीं, वो अगर वो जो नाराजगी है वो इसी बात ही की है ना, कि वो जो ऐवान में नहीं आ रहे, वो इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको इस बात की बहुत वो है, उनको बुरी लगी है बात के, जो प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने दिए उस पर बंदा क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ। और वो आपके इत्तेहादी भी हैं? हमारे इत्तेहादी भी हैं बिल्कुल। और आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है बड़े वेल एंट्रेंच्ड है, उनके 3 साहबजादे, 2 MNA, एक या 3 MNA और एक PS है, काफ़ी सारे। तो इसको जो है वो ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि हमें काम ऐसे करने चाहिए जिससे जो है वो सेनेट की जो ट्रेडिशंस हैं और जो सेनेट की सैंक्टिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही मामला को चलाना चाहिए। अच्छा, वैसे जो ये गिरफ्तारियां हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का इशू है, सेनेट के अंदर जो मामला हैं, इस पर मुस्लिम लीग नून की क्या राय है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात है, वो किस तरह से पार्टी के अंदर क्या सोच है, इन मामला को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए पार्टी के अंदर जो सोच है वो यही, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसमें तो यही पाई जाती है कि इन लोगों को प्रोड्यूस कर देना चाहिए। और देखें प्रोड्यूस करने में कुछ जाता नहीं है, उसकी वजह ये कि वो आएंगे, प्रोड्यूस होंगे, चले जाएंगे, वापस जेल में जाएंगे, वो बाहर थोड़ी आ जाएंगे। लेकिन इससे होता ही है कि फिर एक उन PTI को जवाब मिल जाता है हुकूमत को भी टारगेट करने का, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का और हमारी पॉपुलैरिटी कम करने का। तो इसलिए जो है वो मेरा तो ज़्यादा तौर पर ख्याल यही है कि अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर चेयरमैन सेनेट कर रहे हैं तो फिर उसको ऑनर होना चाहिए। अच्छा, एक और हुकूमती मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ, कैबिनेट के अंदर इतनी जो है वो तौसीक की गई है, आपके ख्याल में एक परफॉर्मेंस इश्यूज है, वजारतें आगे पीछे हुई हैं, या फिर जो है वो इत्तेहादियों को जो है वो एडजस्ट करने के लिए इतनी बड़ी जो है वो तौसीक की गई, और इससे फिर फर्क क्या पड़ने वाला है?
देखिए बात यह है कि बहुत सारे ऐसे वज़रा थे जिनके पास 2-2, 3-3 पोर्टफोलियोज थे, और ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं होता, एक वजारत चलाना भी इतना आसान नहीं है, 2-3 वजारतें चलाना और भी बहुत मुश्किल होता है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं थे, और फिर ज़ाहिर है हमारे इत्तेहादी भी बहुत सारे थे। हमारी पार्टी के अंदर भी देखें, अच्छी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ रीजन्स को एंटरटेन करना होता है। आपके मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, मुख्तलिफ विद इन प्रोविंसेस रीजन्स हैं, तो हमने उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए फिर क़यादत का फैसला था कि इन लोगों को इंडक्ट किया जाए, और जिन लोगों का आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों से जो है वो उनका पोर्टफोलियो चेंज भी किया गया। हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनका ये प्रेरोगेटिव था, तो वो उन्होंने इस्तेमाल करके कर दिया। अच्छा, लेकिन ऐसे को फर्क आपको ख्याल है, आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर हो जाएगी क्योंकि देखें आप एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी है, और उसके बाद एक, अब मिसाल के तौर पर लॉ मिनिस्टर आपका 2-3 पोर्टफोलियो थे, तो फिर मुश्किल हो जाता है ना आपको। ज़्यादा बड़ी नहीं आपने कैबिनेट बना दी, पीटीआई तो तनकीद कर रही है, कह रही है इतनी जो है वो आपने लंबी चौड़ी जो है वो कैबिनेट बना दी है। पीटीआई की अपनी कैबिनेट भी तकरीबन इतनी ही हो गई थी एंड टुवर्ड्स दी एंड, तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है हमारी और उनकी कैबिनेट के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो ऑनररी बेसिस के ऊपर भी हैं, तो उनको कोई कौमी खजाने पे वो कोई बोझ नहीं है। अच्छा। दूसरा ये है कि देखें, अगर आपने परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो आपको कॉम्पिटेंट लोग, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में बुनियादी फर्क कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस का ही होता है। अच्छा। अगर आप कॉम्पिटेंट लोग लेके आएंगे आगे जो कि मेहनत कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका फिर इवेंचुअली इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, एक चैलेंज हुकूमत के सामने है ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस वाला। आपको लगता है ये हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात होनी चाहिए, इन जमातों का इकट्ठा होना एक प्लेटफॉर्म पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा इस अलायंस को बनाना, और अगर ये बन गया तो उसको चलाना और भी मुश्किल होगा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब की ऐसी कोई ऐसे कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उन्होंने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंसेस बनाए हों। वो वन मैन शो वाला गेम उनका ज़रूर है जिसमें वो खुद अपना जो भी उनका होता है वो करते हैं, लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए आपको फिर बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उनके साथ लेके चलना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो किए जाओ। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है उनकी कैपेसिटी का इशू है वो। मैं और फिर जो पास्ट में जो उनके आपस में जो मामलात रहे हैं बिलखुसूस पीटीआई और जेयूआई के, और जिस तरह वो आइडियोलॉजिकली भी डिफरेंट हैं और फिर आपस में एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, एक ही सूबे में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इनका, तो ये तमाम चीज़ों को सामने रख के बहुत मुश्किल है। अगर हुआ तो गैर फितरी होगा। लेकिन क्या हुकूमत के लिए ऑकवर्ड पोजीशन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में ये सियासी जमातें जो है वो हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं? देखिए, अभी इकट्ठी तो नहीं हुई तो अगर इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो एक ख्याल है कि जो कोई अपोजिशन की पार्टीज है, अगर हमारी कोशिश है कि उनको हम अपने साथ कर लें, और लेकिन और उसके ऊपर हमने काम भी किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने भी गए थे, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला के चलें। सियासत यही होती है ना, अपने लोगों के साथ मिलाना है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें जारी है, तहां पीटीआई और जेयूआई रहनुमाओं के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है। जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि सलमान कमराजा ने इत्तेहाद से मुतालिक जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर का यह कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ चले, लेकिन मौलाना को पीटीआई से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी जमात को भी उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने भी गुज़िश्ता रोज कहा था कि इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इजलास होगा, कोशिश होगी मौलाना फजलुर रहमान हर सूरत अलायंस का हिस्सा बने और अलायंस का बाज़ाब्ता आइन भी बनाया जाएगा। लेकिन पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, यह आइन कैसे बनेगा, 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर जो दोनों जमातों में इख्तलाफात हैं, क्या ये इख्तलाफात ख़त्म हो सकेंगे या नहीं, और ये अलायंस जो है वो कैसे बनने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मिफ्ताह इस्माइल साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ताह इस्माइल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने ये कॉन्फ्रेंस की प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म पे जमातों को इकट्ठा किया, अब एक एलामिया हमने देख लिया, लेकिन इस एलामिया के बाद अब क्या लाहे अमल जो है वो होने जा रहा है इन तमाम जमातों का जो इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं? देखिए, हम अब ये जो कॉन्फ्रेंस के जो शुरका थे, जो सियासी शुरका थे, उनकी आपस में उसके बाद भी मीटिंग्स हुई हैं और मजीद कल भी वाक़ है
मुतवक्को है, और हम एक मिनिमम एजेंडा तैयार कर रहे हैं। अगर हम लोगों की इस पे एग्रीमेंट हो जाता है एक मिनिमम कौमी एजेंडे पे, तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे इत्तेहाद की फॉर्मेशन की, और फिर उसके बाद हम कुछ अपनी सियासी सरगर्मियां करेंगे उसके बैनर के नीचे। लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या कॉमन एजेंडा है, जैसे आइन की बहाली है या कानून की हुक्मरानी है जिसकी कॉन्फ्रेंस थी, कि उसकी बुनियाद पे क्या हम कॉमन एजेंडा लेकर चल सकते हैं। तो वही जो अलामिया में जो हमने रेजोल्यूशन पास किए थे, उसी के बेसिस पे हम एक कॉमन एजेंडा तश्कील दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस एलामिया में अमली जद्दोजहद का जिक्र था, तो ये जो अमली जद्दोजहद है या ये पार्टियां जो है वो ये करना चाहती हैं, ये किस तरह से होगी, इसका क्या खाका है? रहमान साहब, हम तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और हम लोगों का एक सियासी मौक़िफ़ या सियासत भी मुख्तलिफ है, और ज़रूरी नहीं कि हर जद्दोजहद जो होती है उसमें धरना शामिल हो या उसमें जुलूस शामिल हो। बार एसोसिएशनों में जाके तकारीर करना भी एक जद्दोजहद का हिस्सा होता है, अखबार में इदारिया लिखना भी एक जद्दोजहद का हिस्सा होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर तकारीर करना, स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों के सामने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखना, दीगर जो सोसाइटी सिविल सोसाइटी की NGOs के सामने अपना मौक़िफ़ रखना, ये भी जो है वो एक हिस्सा होता है जद्दोजहद का। ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की जो जद्दोजहद है वो क्या हुकूमत के लिए कोई परेशानी होगी, या इस अलायंस का, इन जमातों का इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना? देखिए रहमान साहब, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। खैर, हम नाजुक मोड़ पे तो 70 साल से ही हैं, लेकिन जो आज सियासी जमूद मौजूद है उसकी बिना पर हम माशी तरक्की भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में ग्रोथ का नाम नहीं है 4 साल से, और जो तनख्वाहें हैं वो 10 साल पीछे हो गई हैं, जो तनख्वाहों का जो क़ुव्वत ख़रीद होती है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था उससे आज के रोज़ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी और खते गुर्बत के नीचे चले गए हैं। तो हमको पाकिस्तान की कुछ राह के अंदर तेज तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, कुछ राह को तेज करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम सारी सियासत जमातें जो है ना उसका कोई रास्ता निकालें। हमारी कोशिश कम से कम अवाम पाकिस्तान की कोशिश ये नहीं है कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए आसानी हो। और जाहिर है कि हम ये बात समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस था ये इसके नतीजे जो हैं वो यकसर उससे मुख्तलिफ हैं जो कि अवाम ने जिस तरह वोट दिए थे, और ये हुकूमत के पास कोई भी अखलाकी जवाज़ नहीं है हुकूमत पे बरजमान होने का। तो हम कहीं ना कहीं बैठकर सब सियासी पार्टियों के साथ बैठकर हम कोई हल निकालने की तलाश में। हम ये भी जानते हैं कि खान साहब या PTI का माजी जो है वो भी कोई बेदाग नहीं है, वो भी कोई दूध में नहाए हुए नहीं है। पिछले भी इलेक्शंस में चोरियां होती रही हैं, पिछली हुकूमतों में भी सियासी असीर रहे हैं, जबान पे तकरीर पे कदगने लगी हैं। तो लेकिन आज जहां पे हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं हमारे पास वक्त भी कम है, और ये जो मसाइल हैं इसके अंदर बढ़ोतरी भी बहुत आ गई है। तो ये जरूरी है हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की, और हम सबको मैं मुहिब्बे वतन कहता हूँ, खुदा ना खास्ता किसी को इसका इल्जाम नहीं लगाता हूँ। आज जरूरी है हम सबको कि इसको बैठ के आगे बात करें। तो हमारी जिद्दोजहद से कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे, और फिर सियासी रहनुमाओं से कहेंगे कि चलो देखो बैठ के बात करो, मुल्क का कुछ रास्ता निकालो। अच्छा, आपने क्योंकि बात की, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, अपनी अपनी सियासत है। JUI और जिस तरह से तहरीक इंसाफ है, 2 बड़ी जमातें हैं जिनको आप इस प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। JUI वाले तो आए लेकिन वो बहैसियत मुबस्सिर आए, लेकिन उसके बाद से हम बयानात का एक सिलसिला जो है वो देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं या इनको इकट्ठा किया जा सकता है? अगर आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े जोरों शोर से कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी साहब को लाहौर की सड़कों से घसीटूंगा, उधर इत्तेहाद हो गया जी। तो सियासत में आपको ये भी याद है कि मुस्लिम लीग बड़ी जोरों शोरों से कहती थी कि वोट को इज्जत दो। सियासी मौक़िफ़ भी बदलते रहते हैं। हाँ। आपकी बात एकदम बजा है कि PTI की और JUI की सियासत में काफ़ी इख्तलाफ है, और ख़ास तौर पर मौलाना साहब के हल्के और अली अमीन गंडापुर का हल्का एक ही है, तो उस पर थोड़ी सी तशीद की रहती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम
और ये काम महमूद खान अचकज़ई साहब का है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी है कि कोई मिनिमम एजेंडे पे इनको साथ लेकर आए। और मैंने ये बात एक मीटिंग में कही थी राजा नासिर साहब से कि अगर आप परफेक्ट पार्टनर्स ढूंढेंगे तो किसी को परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि हम कोई खुद भी परफेक्ट नहीं होते। तो हम अगर थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को सीखेंगे और थोड़ी बहुत एक दूसरे की लेजिटिमेसी मानेंगे तो फिर हम बातचीत कर सकेंगे। और इसी स्पिरिट को रख के फिर आपको मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से और दीगर इत्तेहादी जमातों से भी बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे की लेजिटिमेसी मानते हुए, एक दूसरे को एक सियासी एक्टर मानते हुए। ठीक है, लेकिन इसकी टाइमलाइन जो है वो क्या होगी? आपने कहा है कि एक मिनिमम एजेंडा है, उस पर इकट्ठा करना है, तो ये फिर कब तक हो सकेगा? कोई ईद तक का टाइम है, ईद के बाद होगा? सर आपको पता है सियासतदान हो या बिजनेसमैन हो या दानिशवर हो, मुसलमान रोजों के अंदर काम नहीं करता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मिनिमम एजेंडा जो है ये ईद के तक इंशाल्लाह कुछ इसको तय कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब मेरे भाई इसको लीड दे रहे हैं। कोई एक एजेंडा इसका बनेगा, उसके बाद ईद के बाद ही कुछ काम शुरू होगा इसके ऊपर। मगर ये कि रमजान के महीने में अब कुछ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सियासी हरकतें नहीं होंगी, मां सिवाय के इफ्तार पार्टियां होंगी कुछ। ठीक है, और आपने ये भी सुना कि इसका कोई बाकायदा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि आइन जो है वो बनेगा, तो क्या ये वाकई उस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसका एक आइन होगा, जिस तरह के इत्तेहाद हमने माजी में देखे हैं? नहीं, देखिए ना इस प्लेटफॉर्म का कोई आइन बनना जा रहा है, ना इस कोई प्लेटफॉर्म के अंदर कोई मंशूर होगा। इस प्लेटफॉर्म बेसिकली एक अंजुमन है, एक अलायंस समझ लीजिए, या अंजुमन है जिसके बारे में बात की जा रही है कि जिसके अंदर हम एक मिनिमम एजेंडे पे एग्री कर जाएं। और जो आपने ऑलरेडी ये पॉइंट आउट कर दिया है कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ महाज़ाराई भी हो चुकी है माजी में, तो उनको साथ लाना भी एक इतना आसान नहीं है। तो उनकी सियासत इस किस्म की है कि उसके बाद बहुत कम चीज़ों पे इत्तफाक हो सकता है। और हम सच्ची बात यह है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इस फेवर में हैं कि बहुत चीज़ों पे इत्तफाक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आइन की बालादस्ती पे और कानून की हुक्मरानी पे कर लें फोकस। और अगर आप आइन में रहते हुए जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, वो अगर सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट है तो कैपिटलिस्ट, राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, इस्लामिस्ट है, जो सी भी है, तो उसको फिर हुक्मरानी का हक है, क्योंकि अवाम का वो मैंडेट ले रही है। तो आप जो है वो बेसिकली आइन की और कानून की बात करें और बहुत ज्यादा बातें ना करें इस अर्ली स्टेज पे। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी, सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत का आगाज होने के बाद एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। 26,000 टन चावल की खेप ले जाने वाला पाकिस्तानी कार्गो जहाज 53 साल बाद चिटागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। पाकिस्तानी जहाज बांग्लादेश की बंदरगाह पहुंचा, जिसके बाद बराह रास्त तिजारत और राब्ते 5 दहाइयों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बहाल हो गए। बांग्लादेश पहुंचने पर पाकिस्तानी बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बांग्लादेश की वजारत खुराक के आला हुकाम और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी ज़ैन अजीज ने इस जहाज का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता दिनों तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा इमरान अहमद सिद्दीकी की बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों फरीक़ैन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया और इस बात पर जोर दिया है कि ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर मबनी होने चाहिए। ओहदेदारों ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बांग्लादेश के मुजव्वज़ा दौरे पर भी तबादला ख्याल किया, जो कि फ़िलहाल ज़ेर गौर है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिला आखिर सिफारती, दिफाई और तजारती ताल्लुकात के एक नए और खुशआइन दौर का आगाज़ हुआ है। इस नहायत का मरसे में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकातें और राब्ते भी हुए और जनवरी में बांग्लादेश की आला अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। खित्ते के इन दो अहम ममालिक के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात की बहाली और फ़रोग़ यकीनन एक खुशआइन बात है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों ममालिक माजी की तलखियाँ भुलाकर एक नए सिरे से अपने अवाम
और खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेहमान रहमान नजर को दीजिए अल्लाह ने के बाद।